हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल एस एस ग्रो एजुकेशन में। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो चैनल में पहली बार आया है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आज हम ले आए हैं पीजीटी, एलटी और जीआरसी के प्रैक्टिस सीरीज है। एलटी में खासकर मतलब एलटी और जीआरसी के लिए खासकर ये बनाया गया क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू 2015 का है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं बिना देरी करे हुए। और आपने ओटीआर भर लिया होगा मेरे ख्याल से, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, क्योंकि एलटी में फॉर्म भरने के लिए ओटीआर बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ए ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, डी ऑप्शन है जीव द्रव्य। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? देखिए इसमें ना, ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में कार्य तो सारा करता है कोशिका द्रव्य, लेकिन कोशिका द्रव्य को केंद्रित कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, यानी निर्देशित कौन करता है, कार्य के लिए आर्डर कौन देता है? तो केंद्रक होता है। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाग इसलिए केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक ही द्वारा सारा कार्य संचालित होता है। ठीक है, बाहरी और भीतरी जो भी कार्य होता है, परिवहन होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य एक मतलब अंदर से, जैसे ये आपने देखा होगा, सॉरी, ऐसे ऐसे जो एक झिल्ली होती है ना, ऐसे करके कोशिका झिल्ली होती है, फिर इसके अंदर ऐसे करके केंद्रक होता है ना, केंद्रक। तो इसके अंदर जो ये केंद्रक क्या है? डीएनए का जो है ना, डीएनए का उत्तरदायी यही होता है, केंद्रक। डीएनए का उत्तरदायी केंद्रक ही होता है। मैं फिर से बना देती हूँ, एक मिनट। ये मान लो, ये गोल गोल, ये बना नहीं सही, तो गोल गोल होता है। ये जो है कोशिका द्रव्य है, ये ऊपर ये कोशिका झिल्ली है, ये जो है एक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, झिल्ली है, और जो ये अंदर होता है ये केंद्रक होता है। ये केंद्रक होता है, ये सारे कारक, और फिर इसमें ऐसे ऐसे करके जो है और भी होते हैं पदार्थ। तो इसमें जो है ना, ये डीएनए, सबसे डीएनए जो होता है, डीएनए का उत्तरदायी जो है ये केंद्रक, केंद्रक के द्वारा ही जो है पता चलता है डीएनए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाती है। गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से क्या बढ़ जाती है? ए ऑप्शन है पीलिया, बी ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर, सी ऑप्शन है शिशु का जन्म भार कम होना। ये कम है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ठीक है, टाइपिंग एरर है, कम होगा, ये यहाँ पे मात्रा नहीं होगा। और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो देखिए इसमें क्या है कि एनीमिया, एक तरह से कह लो, लौह तत्व की अगर कमी है तो क्या है? एनीमिया है, मतलब इसमें खून की कमी है, तो इसमें मातृ मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, और शिशु का जन्म भार भी जो है कम होगा, और शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब खून ही नहीं होगा, कोई भी गर्भवती औरत है, जब उसके खून ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा बच्चे का, है ना? तो इस विकास बिल्कुल नहीं होगा, तो दोनों को खतरा रहता है। तो इसमें क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। बी और सी दोनों है। आज क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, और जबकि आए हुए हैं, लेकिन अब इतना इजी क्वेश्चन पेपर अगर बने तो फिर क्या, लेकिन उठाते तो इसी में से है। क्वेश्चन पेपर देखो जो बनता है ना, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, जो 8-10 होते हैं, जो अलग से मतलब बहुत छांट के और बहुत टफिस्ट डाले जाते हैं, जो बहुत ही उसमें सभी बच्चे फंसते हैं। लेकिन कुछ ज्यादातर होते हैं जो पुराने ओल्ड पेपरों से ही बनाया जाता है पेपर पैटर्न में, इसीलिए ओल्ड पेपर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तेल तेल आगरा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये तेल आगरा कैसे होता है? पेलाग्रा होगा यार, ये पेलाग्रा होगा। यहाँ पे पेलाग्रा, मैं कह रही है क्या है लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर हो गया, पेलाग्रा होगा इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह क्या है? पेलाग्रा। ये पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, बी ऑप्शन है फोलिक एसिड, सी ऑप्शन है नियासिन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो किसकी कमी से होता है? नियासिन। नियासिन की कमी से होता है ना, जो इसको क्या कहते हैं? विटामिन बी 3। नियासिन को ही क्या कहते हैं? बी3 कहते हैं ना, बी3 कहते हैं, विटामिन बी3 कहते हैं नियासिन को। और राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 होता है। राइबोफ्लेविन थरान से आप जान लोगे कि थरान में जो है ये होता है विटामिन बी2, यहाँ आने रहा, ये राइबोफ्लेविन। नियासिन क्या है? विटामिन बी3 है। फोलिक एसिड और नियासिन एक ही नाम है। ठीक है, विटामिन बी9 होता है फोलिक एसिड। और कैल्शियम क्या है? नींबू, जो नींबू वगैरह खट्टे संतरे हैं और चीजें जो पाई जाती है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसको लिख देती हूँ, सॉरी इसको लिख देती हूँ, विटामिन बी9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी को निम्न में से कौन सा आहार देना चाहिए? ये थोड़ा यहाँ स्पेस होना चाहिए था। मधुमेह के रोगी को निम्न में से कैसा आहार देना चाहिए? ए ऑप्शन है निम्न कैलोरी तथा सामान्य प्रोटीन, बी ऑप्शन है उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन, सी ऑप्शन है निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन, और डी ऑप्शन है उच्च रेशे तथा उच्च प्रोटीन। तो इसमें कैसा देना चाहिए? देखिए उच्च रेशे और उच्च प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उच्च प्रोटीन देखो मधुमेह के रोग, मधुमेह को देखो कल भी मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी था, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? ये सबको पता है ना, किसको कमी से होता है?
इंसुलिन जब सही मात्रा में कार्य नहीं करता है, इंसुलिन सही मात्रा में बन नहीं पाता है, इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है ना। तो मधुमेह में क्या होता है, हमारे रक्त शर्करा में क्या है कि उच्च रक्त शर्करा हो जाती है, मतलब कि रक्त में जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से मधुमेह रोग होता है। तो इसमें जो है क्या, निम्न कैलोरी सामान्य प्रोटीन, ये तो होगा नहीं, सामान्य प्रोटीन दोगे मतलब निम्न कैलोरी दोगे, तो जब कैलोरी नहीं रहेगी तो कैसे, वैसे ही रोगी जो है मधुमेह का रोगी है, और प्रोटीन कैलोरी भी नहीं रहेगा, प्रोटीन तो देखो इसमें उच्च नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उच्च प्रोटीन दोगे तो वो पचा नहीं सकता है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और उच्च रेशे उच्च प्रोटीन ये बिल्कुल नहीं होगा, उच्च प्रोटीन नहीं होगा, निम्न कैलोरी ये भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा, उच्च कैलोरी और निम्न प्रोटीन। प्रोटीन कम देना है और कैलोरी अच्छी देना है। कैलोरी में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जैसे वसा वगैरह दे दो, और जैसे वसा है कार्बोहाइड्रेट, तो ये वाले नहीं देना आपको, जैसे बीन्स है, मेवे हैं, सूखे फल है, ऐसे दो जिसमें उसको कैलोरी भी अच्छी मात्रा में मिले और उच्च प्रोटीन मतलब उच्च कैलोरी भी अच्छी मात्रा में मिले, और रोगी को उसमें राहत भी मिले। तो इसलिए क्या है कि उच्च कैलोरी देना है और निम्न प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा कम रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख दो कार्य होते हैं। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख दो कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? ए ऑप्शन है ऊर्जा देना तथा सुरक्षा प्रदान करना, बी ऑप्शन है सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य करना। ये एलटी में भी आया था, आई थिंक 2018 में, ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में ये आया था, थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से रहा होगा पर ये आया था। बी ऑप्शन है सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य करना, सी ऑप्शन निर्णयात्मक कार्य तथा ऊर्जा प्रदान करना, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा देना तथा सुरक्षा, ऊर्जा किससे मिलती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो मतलब मैंने कई बार बताया कि दीर्घ जो पोषक तत्व होते हैं उनसे ऊर्जा अच्छी मात्रा में मिलती है। तो देखो इसमें खनिज लवण तो पाया नहीं जाएगा। ऊर्जा और सुरक्षात्मक कार्य, खनिज लवण में ऊर्जा नहीं होता, तो ये काट दो। ठीक है, सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य, निर्माणात्मक कार्य जो होता है प्रोटीन का है, जो निर्माण का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करती है ना। ऊर्जा बता ही दिया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा है, तो ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई ये तो है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन आ रहा बी, खनिज लवण का काम क्या है? सुरक्षात्मक और नियामक कार्य, जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इनका होना भी बहुत जरूरी है ना। जो मिनरल्स है, जल है, ये सब क्या है, इनका होना बहुत जरूरी है। बिना इनके नियामक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य जो है बॉडी में नहीं हो पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? ए ऑप्शन अंतर्ग्रहण, बी ऑप्शन पाचन, सी ऑप्शन अवशोषण, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। देखो जल का तो आपको पता है कि शरीर में जल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जल का तो, बिना जल के तो कुछ कार्य ही नहीं होगा, ना अवशोषण होगा, ना पाचन क्रिया होगी, ना हम अंतर्ग्रहण मतलब कि कुछ हम अंदर ग्रहण कर सकते हैं, है ना। पानी की सहायता से तो मतलब हर चीज, भोजन बनाओ, कुछ भी खाओ, तो अंतर्ग्रहण तो शरीर में जो भी वो होगा तो पानी के बिना नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? ये वाला मैंने कल भी करवाया था, जो वो था टीजीटी में आया था 2010 में, और ये 2015 में एलटी में भी आया था। देखिए एक एक क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट होता है, सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म बदल दिए जाते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन वही रहता है, और ऑप्शन भी मिलते जुलते वैसे ही डाले जाते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है कैलोरी, सी ऑप्शन है प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन रोग किसकी कमी से होता है? ये सबको पता है कि प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, जो बच्चों में होता है। ये कल मैंने बताया अच्छे से कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन प्रोटीन की कमी से क्या है, बच्चों में पेट निकल आता है और सूजन आ जाती है, हाथ पैर और मुंह में सूजन आ जाती है, मून फेस जो कहते हैं, है ना, बच्चों में। और बड़ों में तो देखो दुर्बलता आ जाती है, मतलब एनीमिया की तरह, और शरीर सूख जाता है ना। तो ये सब होता है, लेकिन बच्चों में ज्यादातर ये होता है, जो दूध पीते रहते हैं ना, दूध पीने वाले बच्चों में ज्यादातर ये होता है, क्योंकि उनमें प्रोटीन पोषण की कमी ज्यादा हो जाती है। जहाँ रूरल एरिया होते हैं जो, और ऐसे है जहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। मेरेस्मस रोग है, ये भी तो एक रोग है, प्रोटीन की ही कमी से होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। गेहूं में, ये भी मैं करवा चुकी हूँ कई बार, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ए ऑप्शन है एल्बुमिन, बी ऑप्शन है नियासिन, सी ऑप्शन है ग्लूटिन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, प्रोटीन कौन से प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो अंडे में पाया जाने वाला कौन है? एल्बुमिन, ये अंडे में पाया जाता है ना, ये अंडे में पाया जाता है एल्बुमिन। और नियासिन, नियासिन किसमें पाया जाता है, ये बताओ। नियासिन, देखो नियासिन किसमें किसमें होता है, जैसे मांस, मछली, अनाज, मक्का, मकाई में होता है ना, तो इनमें सब में होता है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे, यार लिखते बनता नहीं, मैं लिखना तो चाहती हूँ क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ताकि ले सको, है ना। मक्का हो गया, मांस हो गया, है ना, मांस हो गया, मछली हो गई, मांस, मछली, और क्या है? अनाज है। विटामिन, ये नियासिन का विटामिन बी3 ही तो है ना, बी3 अभी मैंने बताया है जस्ट पहले, है ना, विटामिन बी3। और ग्लूटीन, ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में। गेहूं में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो ग्लूटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। ए ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी ऑप्शन है लाइसोसोम। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा गया है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा गया? अच्छा, केंद्रक का तो मैंने अभी पहले बता दिया। राइबोसोम जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, ये जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है ना। और लाइसोसोम कोशिका के पाचन के तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, है ना, इसे पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है उबालना, बी ऑप्शन है गहरी विधि द्वारा तलना, सी ऑप्शन है खदकना, डी ऑप्शन है वाष्प द्वारा पकाना। तो भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि मैंने पहले भी बताया है कि अगर उबालना है और वाष्प द्वारा मतलब भाप द्वारा है, दोनों दिया हुआ है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको वाष्प को देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी विधि क्या है? वाष्प द्वारा। आयोग ने भी यही आंसर माना है, क्योंकि देखो मैंने बताया कि उबालने में क्या है कि हम कोई चीज हर एक सब्जी तो उबाल के नहीं बनाई जाती ना, या हर एक आइटम उबाल के तो नहीं बनाया जाता। उबालेंगे तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चले भी तो जाते हैं ना, विटामिन वगैरह। तो अगर वाष्प में पकाते हैं, जो भाप में पकता है, जैसे हम प्रेशर कुकर में भाप में पकाते हैं, तो उसके क्या है, उसमें उसकी विटामिन भी बनी रहती है और खाना भी जल्दी बनता है। तो वाष्प द्वारा सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगर वाष्प नहीं होता, इसकी जगह कुछ और होता है, तब हम उबालने पे ही जाते हैं। जो सबसे अच्छी विधि क्या है? वाष्प द्वारा है। जैसे इडली है, ढोकला है, और बहुत सी चीजें हैं ना, साउथ इंडियन के बहुत सारी डिशेस हैं जो वाष्प द्वारा पकाई नहीं जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ए ऑप्शन 1994, बी ऑप्शन 1982, सी ऑप्शन 1970, डी ऑप्शन 1961। तो दहेज निरोधक जो अधिनियम है वो किस सन में हुआ था? 1961 में। ठीक है, 1961 में। ये तो ऑथेंटिक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में अर्जिनोन के तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? मैंने इसको पहले भी बताया कि अर्जिमोन के जो दाने होते हैं वो सरसों के दाने जैसे ही होते हैं। वो सरसों के जब दाने पेराई में जब मशीन में पिरवाते हैं तो अर्जिमोन के दाने भी मिला के पेर लेते हैं, और या तो अलग से इसके तेल भी मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो पता नहीं चलता है। और इससे क्या होता है, बहुत ही मतलब घातक बीमारी होती है। पक्षाघात मैंने बताया है ना, पक्षाघात होता है, एक पैरालाइसिस जैसी बीमारी होती है लगातार यूज करने से। एक ये हो गया, एक खेसारी दाल हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब मतलब बहुत ही ये मिलावट में होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं, इनको यूज करने से पता तो चलता नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसका जो मिलावट जो करते हैं, इसका परीक्षण जो मतलब जांचा जाता है, तो किसके द्वारा ये जांच की जाती है? कौन सा ऐसा अम्ल है या एसिड है जिसके द्वारा हम जांच करते हैं? ए ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? नाइट्रिक अम्ल। पहले मैं बता देती हूँ ऑप्शन। नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो है अर्जिमोल के नेल के तेल को जो है परीक्षण करते हैं, मतलब जांच करते हैं। साइट्रिक अम्ल आप जानते हैं, साइट्रिक अम्ल वो है जो दूध फाड़ने में यूज करते हैं ना, नींबू से बनाया जाता है, नींबू के रस से बनाया जाता है, नींबू वगैरह में भी तो साइट्रिक पाया जाता है ना, संतरे में, खट्टी चीजों में। एसिटिक अम्ल ये आप तो जानते हैं, मैं लिख देती हूँ इसको नींबू, ठीक है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लो तो पता रहे। और एसिटिक अम्ल सिरका, ये तो है ही, पता ही आपको, सिरका को कहते हैं, है ना, सिरका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है? रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश निम्न में से कौन करता है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, डी ऑप्शन है बिम्बाणु, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें रोग जो उत्पन्न करते हैं हमारे मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कौन बढ़ाता है इसमें, और कौन लड़ने का काम करता है वायरस से? तो कौन करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है एक एंटीबॉडी का काम करती हैं। ये हमारे अंदर जो भी बीमारी या जो भी होता है तो उससे ये मतलब अटैक करती हैं, उससे बचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिका आप जानते हैं WBC, और ये WBC हो गया। हाँ, ये WBC है, और ये नहीं डब्ल्यू सॉरी RBC है, लाल रक्त कणिकाएं, और ये है WBC ये है ना। अब बिम्बाणु जानते हैं, प्लेटलेट्स, इसको जो है प्लेटलेट्स कहते हैं, इसको प्लेटलेट्स इंग्लिश शब्द है, यहाँ आ ही नहीं रहा, कैसे लिखूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारबाइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है? पारबाइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो क्या अच्छी मात्रा में पाया जाता है ये बताना है। ए ऑप्शन है निकोटीन, बी ऑप्शन है थाइमिन, सी ऑप्शन है नियासिन, और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो कौन सा पाया जाता है? राइस आप जानते हैं कि चावल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी होता है ना, विटामिन बी होता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक को छोड़ के इसमें विटामिन बी है, बाकी है। देखो कैल्शियम क्या है? विटामिन सी है, ये तो सी है, आपको पता है ना, ये सी है, कैसे लिख गया, ये सी है। और ये खट्टे चीजों में होता है, जो हड्डियों के लिए उत्तरदायी होता है। निकोटीन जो होता है ये क्या है? ये क्या है? विटामिन B3 को ही कहते हैं। ठीक है, और इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? और नियासिन भी B3 होता है, ये भी B3 ही है, इसी का नाम है ये। ठीक है, और इसमें उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा थायमिन। ठीक है, विटामिन B1, ये B1 है, तो ऐसे करके यहाँ लिख देती हूँ B1। तो जो राइस होता है ना, इसमें अच्छा से पाया जाता है। ये जो ब्राउन राइस होता है ना, सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में उसमें विटामिन बी पाया जाता है, जो थोड़े से लाल लाल ब्राउन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का लक्षण है। घरेलू हिंसा का लक्षण है। ए ऑप्शन है शारीरिक प्रताड़ना, बी ऑप्शन है मानसिक प्रताड़ना, सी ऑप्शन है गाली देना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो घरेलू हिंसा के लक्षण कौन से हैं? सभी हैं, इसमें शारीरिक भी आएगा, मानसिक भी आएगा, गाली देना सभी आएंगे, सभी घरेलू हिंसा के हैं लक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर परिवार होता है। ये आकार होगा, ये यहाँ पे ऐसे मात्रा है, ठीक है,
ये आकार के आधार पर परिवार होता है। आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार बताना है। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के और डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो आकार के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? एकल परिवार, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एकल, ठीक है, पहले इसको मिटा के सही से लिखती हूँ कि जनाई नहीं दे रहा ना। एकल, एकल हो गया, और नंबर 2 पे हो गया संयुक्त, यहाँ पे लिख देती हूँ संयुक्त, आधा लिखूंगी नहीं तो आएगा नहीं, संयुक्त हो गया। और तीसरा हो गया विस्तृत। तीसरा कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देती हूँ विस्तृत, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देती हूँ विस्तृत, ठीक है। ये होते 3 प्रकार के होते हैं। एकल में आप जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। संयुक्त में जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, है ना, ये हो गए। विस्तृत में चाचा चाची, ताऊ, उनके भी बच्चे, मतलब विस्तृत का आप समझ लो कि बहुत सारे, है ना, लोग, बड़ा परिवार, बहुत बड़ा परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन क्या है? उपनयन क्या है? ए ऑप्शन है सामाजिक समूह, बी ऑप्शन है संस्कार, सी ऑप्शन है संस्कृति, डी ऑप्शन है जाति। तो उपनयन क्या है? एक संस्कार है ना। ये दीक्षा देने से पहले आपने उसमें पढ़ा होगा, जो जैन धर्म की बुकें होती है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा या बीएड में भी पढ़ा होगा। उपनयन संस्कार जब होता है तो जैसे शिक्षा देने से पहले बच्चे को उपनयन संस्कार करते हैं, उसको चावल वावल कुछ लेते हैं और उसमें बच्चे को नहला धुला के बिठाया जाता है, एक आसन बिछाया जाता है, उसमें बिठाया जाता है और उसमें बिठा के कुछ पूजा की जाती है। चावल से पहले, चावल का एक ला के थाली में चावल बिछा के रख देते, फिर उसमें ना लिखना बताते हैं, चावल में ही लिखना पहले बताते हैं, पढ़ाते हैं, और जने उन्हें पता नहीं क्या पहनाया जाता है इसमें उपनयन संस्कार में। तो ये मतलब एक वो है कि आश्रम बच्चा जब जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसके पहले की ये संस्कार है, उपनयन संस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु है। ए ऑप्शन है आयोजन, बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन मूल्यांकन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु कौन से? तीनों, है ना, आयोजन, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, ये सभी आते हैं। अच्छा, तो कौन हो गए? तो प्रयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है सरल कार्य करना, बी ऑप्शन है कम कार्य करना, ये काम हो गया, कम होगा, यहाँ पे एक कम होगा, कम कार्य करना, यहाँ पे कम होगा। सी ऑप्शन है कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य सरल बनाना, यही होगा। देखिए कार्य के अनुसार, देखो हमारा जो कार्य होगा उसके अनुसार। अब ये थोड़ी है कि हम पोछा लगाने वाले जो वैक्यूम क्लीनर है, सफाई करने वाली आती है, उस मशीन से हम चलेंगे मसाला पीसेंगे। कार्य के अनुसार ही मशीन को यूज करेंगे ना, जैसे मसाला पीसने के लिए या कोई चीज ग्राइंड करने के लिए मिक्सी का उपयोग करेंगे, सफाई करने के लिए हम पोछा मोप का यूज करेंगे, वैक्यूम क्लीनर का यूज करेंगे, है ना। तो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग उपकरण है, तो उस अनुसार मशीनों का उपयोग करके हम कार्य को सरल और कम समय में कर सकते हैं। और बाकी में देखिए आधा अधूरा है कार्य, सरल कार्य करना, लेकिन कैसे करना? कम कार्य करना है, होगा ही नहीं। कार्य में साधारण उपयोग क्या होगा? साधारण उपकरण। तो सबसे सटीक ऑप्शन यही आ रहा है ना, ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रबंधन है एक, प्रबंधन एक क्या है? ए ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है यांत्रिक प्रक्रिया है, सी ऑप्शन शारीरिक प्रक्रिया है, डी ऑप्शन है तकनीकी प्रक्रिया। तो प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है ना। प्रबंधन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जिसको आता है वही तो कर पाएगा। मैनेजमेंट तो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें सोच समझ के मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें कोई बल का यूज नहीं होता शरीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है? एमआरपी ऐसे मैं लिख देती हूँ, ऐसे समझोगे नहीं। एमआरपी लिखा होता है ना, जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा होता है, रेट ये पूछा गया, तो उससे क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है न्यूनतम फुटकर मूल्य, बी ऑप्शन अधिकतम फुटकर मूल्य, सी ऑप्शन है सूक्ष्म फुटकर मूल्य और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा अधिकतम फुटकर मूल्य। लिखा होता है ना अधिकतम खुदरा मूल्य, ये होगा जो भी रेट होता है एमआरपी के आगे लिखा होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, 20, 30, 40, 50 जो भी होता है वो लिखा होता है, तो ये होगा, ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है बिल लेना आवश्यक नहीं है, ये तो नहीं लगा दिया, ये तो गलत हो गया, नहीं शब्द नहीं होगा। बी ऑप्शन है विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, सी ऑप्शन उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? सी होगा, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों का समूह है, मतलब उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं और उस समूह को नाम बताना है कि कौन कौन से अधिकार आते हैं। ए ऑप्शन है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, बी ऑप्शन है सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, खरीदने का अधिकार, डी सी ऑप्शन उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उत्पादन का अधिकार। उत्पादन का अधिकार उपभोक्ता कैसे करेगा? जो उत्पादन करता है, जो फैक्ट्री करती है वो करती है ना। उत्पादन का अधिकार उपभोक्ता थोड़ी करता है, वो तो सामान का यूज करता है, तो इसी वाला तो होगा ही नहीं, ये काट दो, ठीक है। अब इनमें से दोनों से बताना, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार या सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार,
या खरीदने का अधिकार। तो क्या है खरीदने का अधिकार, तो देखो होता है, लेकिन ये नहीं है कि जैसे दुकानदार कहे कि नहीं हम भाई सामान नहीं देंगे या नहीं बेच रहे हैं, तो तुम जबरदस्ती थोड़ी कहोगे कि मेरा खरीदने का अधिकार है, हम तुम्हारे दुकान पे खरीद के ही जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो ये भी वो एक अधिकार में नहीं आता है। अब कहीं और से ले लो, आपने देखा होगा कहीं दुकानदार नाराज होता है या कुछ बहस हो जाती है तो सामान नहीं देता, तो भाई इंसान जबरदस्ती थोड़ी करता है कि नहीं हमारा अधिकार, हम तो लेके यहीं से जाएंगे। ऐसा नहीं है। चयन करने का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार है, तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन होता है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये पहले पहले आंसर में टिक लगा दूं, ये है। ठीक है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन के उत्प्रेरण कारण है, प्रबंधन के उत्प्रेरण उत्प्रेरक, प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक कौन कौन से? ए ऑप्शन है मूल्य, बी ऑप्शन है लक्ष्य, सी ऑप्शन है स्तर, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक आपने पढ़ा होगा कि ऐसे होता है, ट्रेंगल का होता है, इसमें लिखा होता है मूल्य लक्ष्य स्तर, है ना, ऊपर लिखा होता है मूल्य लक्ष्य, लक्ष्य मतलब कि अपना गोल, मूल्य मतलब अपना वैल्यू, स्तर मतलब अपना स्टैंडर्ड, है ना, ये लिखा होता है। तो ये क्या होंगे? सभी होंगे, ये होंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परांग रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? मतलब ये वाला कल भी क्वेश्चन था, परांग के अनुसार जो है प्राथमिक रंग कौन से हैं, ये ऐसे था ना कल। तो प्राथमिक रंग हमने बताया था कि कौन सा होगा, लाल, हरा, नीला, इन्होंने ये बताया था, है ना, ये बताया था इन्होंने प्राइमरी कलर, जबकि प्राइमरी कलर में क्या होता है, लाल, नीला, पीला। तो लेकिन परांग के अनुसार अगर पूछेंगे ना तो यही बताना पड़ेगा, लाल, हरा, नीला। लेकिन इसने ये बताया कि एक रंग को कैसा अनुभव कराते हैं, ये मतलब कमरे को, एक कमरे का जिसमें कलर कर दिया जाता है तो उस कलर को कैसा अनुभव फील होता है। ए ऑप्शन है विशाल, बी ऑप्शन है बड़ा, सी ऑप्शन है छोटा, डी ऑप्शन है कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो होगा ही नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता, पड़ता है अंतर, कलर से बहुत फर्क पड़ता है। तो कैसा होगा? बड़ा। बड़ा और विशाल, देखो जैसे कोई कमरा छोटा होता है तो उसमें हम क्या हल्के कलरों का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, बहुत खुला खुला और बहुत बड़ा महसूस होता है ना। और जैसे कमरा बहुत बड़ा है उसे छोटा दिखाना तो डार्क कलर करते हैं, है ना, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है। तो कलर का भी बहुत महत्व होता है ना। तो इसमें परांग के अनुसार एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं, एक बड़ा विशाल, है ना, बहुत अच्छा। तो इसमें बड़ा ही लगाया जाएगा, विशाल भी उसी के अंतर्गत आता है, बड़ा में सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा होगा। तो चलिए हमारी क्लास कैसे लगी आपको? अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। आज हमने क्वेश्चन लिया है LTGIC का, स्पेशल है ये। ठीक है, और ये TGT PGT में खैर आते हैं, इससे पहले मैंने जितने कराए हैं सब इसमें से सब ज्यादातर आए हुए ही थे, है ना, सब आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता, सब इसी में से ही उठा के देते हैं, बस इधर का उधर, उधर का इधर ही करते रहते हैं क्वेश्चन का। बस क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्म बदल देते हैं लिखने का तरीका, ऑप्शन कुछ अलग इधर उधर रख दिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, अच्छा है, तो फिर आ जाता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। चलिए।